एवरीवन, मैं सोमा सरकार हूं और मैं आप सभी का बिल्ड करियर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास स्टार्ट करेंगे और यह क्लास नंबर 1 है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल। ओके, तो चलिए बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया से स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया को जानने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया की स्टार्टिंग तो 1786 में ही रखी गई थी और इसका 3 फेज़ में इसे बांटा गया है। फेज़ नंबर 1 जो कि अर्ली स्टेज था वो 1786 से स्टार्ट करके 1786 से स्टार्ट करके 1969 तक चला। यह अर्ली स्टेज था और इसके बाद सेकेंड स्टेज में आया 1969 से 1991 का स्टेज और थर्ड स्टेज जो कि अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। और ये अर्ली फेज़ में सारे बैंक जो कि अर्लियर स्टेज में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल जो 1809 में इस्टेब्लिश किए गए। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे का इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1840 में और साथ ही साथ बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। और इन तीनों बैंकों को 1920 में मर्ज कर दिया गया, जिसे कि हम एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बट इसमें यूरोपियन शेयर होल्डर्स थे और उसके बाद फेज़ नंबर 2 में बहुत सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। और जैसे कि 1940 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया और उसके बाद 1955 में एम्पिरिकल बैंक को हम स्टेट बैंक के नाम से जानने लगे थे और यह नेशनलाइजेशन किया गया। और उसके बाद 1959 में एसबीआई के 7 सब्सिडरीज को भी नेशनलाइज किया गया। साथ ही साथ 1971 में क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को भी क्रिएट किया गया और 1980 में और भी 6 बैंक जो कि डिपॉजिट थी उनकी 200 करोड़, उन्हें भी नेशनलाइज किया गया। ओके, फेज़ नंबर 3 था, यह न्यू फेज़ में माना जाता है जो कि 1991 के एलपीजी के बाद आया और यह इसके चेयरमैनशिप मिस्टर एम नरसिम्हन राव ने किया। और बहुत सारे नए बैंक आए और बट उस समय बैंकिंग का मर्जर होने लगा था, जिसे कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया और इससे नेशनलाइज बैंक की संख्या घटकर 20 से 19 में आ गई। ओके, तो हम अब अपने टॉपिक में आ जाते हैं। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया को स्ट्रक्चर को पहले हम समझते हैं। तो सारे बैंकों का हेड आरबीआई को माना जाता है और आरबीआई में के 2 पार्ट्स हैं। आरबीआई बैंकों ने 2 तरह के बैंकों में डिवाइड किया है, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वो बैंक हैं जो कि शेड्यूल बैंक वो बैंक है जो कि हमारे सेकेंड शेड्यूल रिजर्व बैंक के सेकेंड शेड्यूल 1934 में आते हैं और इनमें उन बैंकों को इंक्लूड किया गया है जिनका पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स सारे को मिला के 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इनकी एक क्राइटेरिया है कि वो कस्टमर के इंटरेस्ट को भी कभी इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। ओके, 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 5 लाख। ओके, और नॉन शेड्यूल बैंक वो बैंक है जो कि सेक्शन 5 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आते हैं, जिनमें ये जो शेड्यूल बैंक की लिस्ट में नहीं आते हैं वो नॉन शेड्यूल बैंक हैं। ओके, और हम चलते हैं अब कमर्शियल बैंक की तरफ। और शेड्यूल बैंक में ही कमर्शियल बैंक में एक आता है। कमर्शियल बैंक उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो बिजनेसमैन को हेल्प करे। इन बैंकों का काम मनी कलेक्ट करना और जनरल पब्लिक से और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना बिजनेसमैन को है। और इनका पर्पस परफॉर्मेंस के बेस पे ऐसे देखा जाता है और रिजर्व बैंक इन्हें कैटेगराइज करती है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक। ओके, तो अब हम चलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है। ओके, चलिए, तो
कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पहले जान लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होते हैं जैसे कि जो रजिस्टर किया जाता है उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और जो गवर्न किए जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, और साथ ही साथ बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955 के अंडर। और इन बैंकों का काम सोसाइटी को कॉर्पोरेशन या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, स्मॉल फार्मर्स को, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को और स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को। और इसी कोऑपरेटिव सेक्टर को दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का काम ही है प्राइवेट क्रेडिट सोसाइटी को देना, और इनकी जो फंड होती है ये शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स, लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वो होती हैं, ये एपेक्स बैंक्स हैं जो एपेक्स फॉर्म करती है कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को हर स्टेट में, और इनको अपने फंड्स मिलते हैं शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, लोन और ओवरड्राफ्ट आरबीआई से। ओके 15 to 90% ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कंट्रीब्यूट किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा। ओके चलिए, तो अब हम समझते हैं कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक को। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जो कि जिनकी मेजर होल्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, और इसमें सब डिवाइडेड होते हैं एसबीआई और इसके एसोसिएट्स बैंक, और साथ ही साथ नेशनलाइज्ड बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, तो अब हम समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जो कि गवर्नमेंट इनके ओनर नहीं होते, इनके ओनर प्राइवेटली इंडिविजुअल या तो कोई प्राइवेटली इंस्टीट्यूशन होते हैं। और यह पहले तो बहुत सारे थे और अभी भी हैं, जैसे कि आईसीआईसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओके, और रीजनल रूरल बैंक में क्या आते हैं। रीजनल रूरल बैंक का मतलब है कि यह प्रोवाइड करते हैं रूरल इंडेप्टनेस को, और जो कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ फार्मर्स को और आर्टिशियन को प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज़ में। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने 26 सितंबर 1975 को रीजनल रूरल बैंक को ऑर्डिनेंस में लाया था, और 1975 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। साथ ही साथ ये पेनिट्रेट करते हैं हर कॉर्नर में इंडिया के, जो कि हेल्प कर सके ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री में। ओके, और जैसे कि हम एक लिस्ट मुझे मिला है कि अभी हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि एक दूसरे से मर्ज हो चुके हैं। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं फॉरेन बैंक में। और आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि अभी तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कि किस बैंक का किसके साथ मर्जर हुआ है, नहीं तो बहुत बार एग्ज़ाम के टाइम में इसी क्वेश्चन से अपडेट रहिएगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया क्या है। फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन तो फॉरेन कंट्री में हुआ है, बट वो अपना ब्रांचेस इंडिया में ओपन किए हुए हैं, और यह बैंक इंडिया से परमिट लेते हैं लोकल सब्सिडीज़ को सेटअप करने के लिए। और इसमें आरबीआई उन्हें गवर्न करता है और उनका ध्यान रखता है, और जिससे कि वो अपना सेटअप कर सके ब्रांचेस। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं तो चलिए अब हम समझते हैं आरबीआई को। आरबीआई के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। आरबीआई को स्टार्ट करते हैं। उनकी इस्टेब्लिशमेंट आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और ये एक्ट 1934 रिकमेंडेशन ऑफ जॉन हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा हुआ था, और इसे 1949 में 1 जनवरी को नेशनलाइज किया गया था। इसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपीज़ था। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ था। बहुत बार एसेशन रीज़न या तो फिर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ओके, तो इसके प्रियम्बल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि गो थ्रू कर लेना बहुत ज़रूरी है। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योरिटी मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम
थिंक यहाँ पे मैं सी मिस कर चुकी हूँ। करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, to have a modern monetary policy framework to meet the challenges of an increasingly complex economy, to maintain प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ओके, तो एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ऐसे आप इसे नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। ओके, तो ऐसे तो मैं बता देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है आरबीआई की, तो आपको मैं बताती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आरबीआई में आप इसे प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऐसे तो ये है जनरल बोर्ड गवर्न करता है, जनरली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा आरबीआई मेंटेन किया जाता है और इसका अपॉइंटमेंट 4 ईयर्स के लिए होता है और ये 2 टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन में बटा हुआ है, जैसे कि ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ऑफिशियल डायरेक्टर वो होते हैं जो कि फुल टाइम मेंबर होते हैं और इनमें गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जो जिनमें 10 डायरेक्टर्स वेरियस फील्ड से और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल आते हैं और साथ ही साथ 4 डायरेक्टर जो कि लोकल बोर्ड से भी इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, तो आरबीआई की लोकल बॉडीज़ कहाँ कहाँ हैं, ये 4 जगह पे हैं। वेस्ट में मुंबई में, ईस्ट में कोलकाता, नॉर्थ में न्यू दिल्ली और साउथ में चेन्नई में। तो प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास, और इनकी किन्हें डिप्टी गवर्नर को एक बार लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है बाद में ये चेंज भी होते रहते हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। श्री बीपी कानूनगो डिप्टी गवर्नर, श्री महेश कुमार जैन और डॉक्टर एमडी पात्र हैं। और जो कि एक्ट आरबीआई के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं उन्हें एक बार ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार आ जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2006, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन एक्ट 2007, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। सिक्योरिटीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सरफेसी एक्ट इसे भी कहते हैं। ओके, सरफेसी एक्ट कहते हैं इसे, बहुत बड़ा इनका नाम है। ओके, आप एक बार ध्यान में रखिएगा, 2002 में है ये, एक बार इसे बहुत अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, तो फंक्शन क्या क्या है आरबीआई के मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप सेंट्रल बैंक के फंक्शन को देख लीजिए। इशूइंग नोट, पहले तो ये रिजर्व बैंक का काम है कि सिर्फ उन्हीं के पास सोल राइट है बैंक के नोट्स को इशू करने की, और ये ऑल डिनोमिनेशन में इशू करते हैं, सिर्फ 1 रुपी नोट को वो इशू नहीं करते हैं। इन्हें आप ध्यान में रखिएगा कि 1 रुपी नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, आरबीआई नहीं। 1 रुपीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, आरबीआई नहीं करती। ओके, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और बैंकर्स बैंक है और लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है और सभी बैंकों का वो हेड है, और साथ में ये बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, और ये सारे सेंट्रलाइजिंग, क्लियरिंग, चीप और क्विक रिमेंटेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। बैंक्स को सपोज ये करते हैं कि वो अपने शॉर्टफॉल को आरबीआई के हेल्प से पूरा कर लेंगे। ओके, इसीलिए इन्हें लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। ये बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट के बैंक की तरह भी एक्ट करता है। वो आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सारी पेमेंट्स और सारी एक्सचेंज को और पब्लिक डेब्ट को मैनेज करना, साथ ही साथ अदर और बैंकिंग ऑपरेशन जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड है उन्हें करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई का मेन ही काम है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी लाए और क्रेडिट को कंट्रोल करे। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई का काम है कि वो फॉरेन एक्सचेंज का ध्यान रखे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, जिससे कि मेंटेन रहे एक्सचेंज रेट विद अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ द आईएमएफ। ओके, और अब हम समझते हैं कि सुपरवाइजरी फंक्शन में क्या कहता है। ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है बैंकों को, साथ ही साथ ये पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करता है, स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है जितने की बैंक में है,
कमर्शियल बैंक को ध्यान में रखता है। कलेक्ट एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन करता है, सारे बैंकों को क्रेडिट फैसिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रमोशनल फंक्शन में क्या क्या आता है, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, बैंकिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है, नेशनल हाउसिंग को भी प्रमोट करता है, फाइनेंस फार्मर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। ओके, तो ये बहुत सारे काम हैं, क्योंकि ये हेड है बैंकों का, तो ये बहुत सारे काम हैं। तो आरबीआई की सब्सिडीज़ क्या है, आरबीआई की सब्सिडीज़ में आते हैं, ओके तो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, आप भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। रेबिट का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। सेकंड है DICGC, ओके, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ओके, और थर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक, और उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद अब पहले आप ये नोट कर लीजिएगा कि नाबार्ड पहले था बट अभी नहीं है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा कि नाबार्ड पहले था, ये आ सकता है क्वेश्चन में। ओके, नाबार्ड पहले था बट अभी नहीं है। ओके, तो चलिए अब आपको मैं फंक्शन तो हो गए। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं पे लास्ट करते हैं, और थैंक यू फॉर द वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।